गुड मॉर्निंग डियर्स। आज हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के एग्जाम ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए फ्रेंड, कंप्यूटर के, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चन पर डे मैं करवाता हूं। तो उसी बेस पे हम अपने देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन वॉन न्यूमैन, J.S. किल्वी, चार्ल्स बैबेज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है चार्ल्स बैबेज। और वॉन न्यूमैन की बात करें तो वॉन न्यूमैन जो है, इनका सबसे ज़्यादा योगदान अगर कंप्यूटर में देखा जाए तो वॉन न्यूमैन जी का है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? यानी जो पहला कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए अटैरिस, इनियक, टैंडी, नोवेला। तो यहाँ पे आपका इनियक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। इनियक जो है वो आपका प्रथम कंप्यूटर था। और उसके बाद अगर प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस की बात करें तो अबैकस था, जिसकी खोज चीनियों ने किया था। और इनियक की खोज किसने किया था? अभी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताए थे, कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बैबेज जी किए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? ऑप्शन 1949, 1951, 1946, 1947। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम जो हुआ था वो हुआ था 1946, सी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1977 में, 2000 में, 1955 में, 1960 में। तो आपको हम बता दें, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी वो 1960 में आई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी 1960 इज राइट ऑप्शन। और आधुनिक कंप्यूटर की जो सर्वप्रथम खोज हुआ था वो 1946। आप कंफ्यूज ना होना, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज हुई थी। और कंप्यूटर क्षेत्र में जो महान क्रांति मतलब काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में यूज हुआ था जो सर्वप्रथम, वो 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? यानी कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। तो जो आपका यहाँ ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, गूगल, याहू, बायडू, वॉल्फ्रेम अल्फा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वॉल्फ्रेम अल्फा जो है यहाँ पे ये सर्च इंजन नहीं है।
और बाकी जो आपके गूगल, याहू, बायडू हैं, ये आपका सर्च इंजन है। सर्च इंजन बोले तो जिसका यूज हम करते हैं सर्चिंग के लिए, सर्च के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन इनपुट इकाई है, यानी आपका इस ऑप्शन में कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, ये सभी के सभी क्या है? माउस जो होता है ये इनपुट है। कीबोर्ड हमें डेटा को इनपुट करने के लिए यूज में लाते हैं, ये भी इनपुट हो गया। स्कैनर हम किसी फोटो को या फोटो कॉपी को स्कैन करते हैं, ये भी हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट ऑप्शन है। और आपको बता दें इनपुट डिवाइस क्या होता है, यानी कि यूजर के द्वारा जो डेटा कंप्यूटर को यानी सिस्टम को दिया जाता है, जिस माध्यम से दिया जाता है उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो यहाँ पे आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट। 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट, और 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट, और 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट, और 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट। और 1 बाइट में फ्रेंड्स एक चीज़ और जान लीजिए, 1 बाइट में जो होते हैं वो 8 बिट्स होते हैं, और 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, और 1 बाइट में 4 निबल होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा डेटा है जो आपको याद रखना होगा, आप नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछा है। 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट, यहाँ तो बाइट ना होकर कितने किलोबाइट के बराबर होता है ये पूछना चाहिए था। तो किलोबाइट के बराबर होता है 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? हमने अभी आपको बताया था 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आईसी चिप होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। तो आईसी चिप में जो लेयर लगी होती है, जो परत लगी होती है, वो सिलिकॉन की लगी होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है डी होगा राइट। सिलिकॉन की लेयर जो होती है, यानी कि आईसी चिप जो होती है इंटीग्रेटेड आईसी। अगर आपको आईसी का फुल फॉर्म पूछता है तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और आपको ये पूछ लिया जाए कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ था? तो ये 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ था। और फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था? तो ये बॉल ट्यूब का यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में जो यूज हुआ था ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। थर्ड में आपको बता दिया आईसी चिप का यूज हुआ था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था। और 4th जनरेशन में जो यूज हो रहा है वो हो रहा है वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी VLIS। तो वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज है 4th जनरेशन में। और 5th जनरेशन की बात करें तो 5th जनरेशन में जो यूज होने वाला है या यूज हो रहा है तो वो हो रहा है अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इंटरनेट के पते पर HTTP का सही विस्तृत रूप है, यानी कि आपसे HTTP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है।
ऑप्शन हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो HTTP का फुल फॉर्म जो होता है सबसे बेस्ट जो है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस तरह से HTTP का फुल फॉर्म हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? यानी बच्चों के द्वारा सबसे ज़्यादा, यानी बच्चों के काम मतलब बच्चों के पढ़ाई से लेके बच्चों के गेम तक, यानी सबसे ज़्यादा किस भाषा का यूज़ किया जाता है? तो वो होता है, ऑप्शन देखते हैं, बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी भाषा का बच्चों के क्षेत्र में यूज होता है तो वो होता है लोगो का यूज। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, लोगो बच्चों के लिए, ध्यान रखना आप। और ये जो बेसिक, जावा, लोगो, फॉर्ट्रान और इस तरह से जो लैंग्वेज हैं आपके, ये सब उच्च स्तरीय भाषा हैं, कंप्यूटर का हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं ये सब, ध्यान रखना इस बात को। तो इसके बाद स्टार्ट होता है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? मीन्स आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिस कंप्यूटर का यूज करते हैं, जो आपको ले जाने में सुटेबल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी नोटबुक कंप्यूटर, सी वर्क स्टेशन, डी PDA। तो नोटबुक कंप्यूटर आपका एक ऐसा कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर बी, ऐसा कंप्यूटर जिसको सुविधाजनक पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए टेलीविज़न के आकार का जो कंप्यूटर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर टेलीविज़न के आकार का ही होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कोडांत्रक एक प्रोग्राम है, क्या है? एप्लीकेशन है। वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण, यानी किससे रूपांतरण होके आया है? देख लेते हैं। मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरण तक, कोडांतरण से मशीन तक। तो ऑप्शन जो आपका डी ऑप्शन है, कोडांतरण से मशीन तक, ये कोडांतरण प्रोग्राम जो हो कन्वर्टेड होके यहाँ पे यानी कि रूपांतरित होके आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, ऑप्शन एक प्रोसेसर द्वारा, बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा प्रोसेसिंग होता है। मीन्स आपको बता दें हम कि जब हमारा सिस्टम एक से अधिक प्रोसेसिंग एक साथ करता है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर या मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। आए समझ में आपको? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी कौन सा होता है? ऑप्शन बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, कोर मेमोरीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, CD-ROM। CD-ROM जो होता है आपको ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होगा? CD-ROM बोले तो कंपैक्ट डिस्क रोम, यानी कि कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? एक देखो मेमोरी जो होता है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी मुख्यतः बता रहे हैं आपको, मुख्यतः जो होता है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एक रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम और रोम, रैम जो होता है रैम में
अस्थायी डाटा होता है, यानी कि अगर आपका लाइट चली जाती है, लाइट कट हो जाती है, तो रैम मेमोरी में जो डेटा है आपका वो डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद जो रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी, उसमें जो होता है डेटा लाइट चली जाए या रहे वो वहाँ पे परमानेंट सेव हो जाता है जब तक। और उसके बाद रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये होता है यहाँ पे आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, आप ओनली रीड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें वहाँ पे कुछ आप राइट नहीं कर सकते, यानी वहाँ चेंज नहीं कर सकते। ये रीड ओनली मेमोरी का ये खासियत होता है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म, जो अस्थायी डेटा होता है इस मेमोरी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो सीपीयू के आपको बता दें, सीपीयू को 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कंट्रोल दिया है, यानी कंट्रोल का मतलब कंट्रोल यूनिट, मेमोरी दिया हुआ है, तो एक ऑप्शन नहीं दिया है एएलयू। एएलयू अरिथमेटिक, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, यानी सीपीयू के एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या स्थित होते हैं? रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से सही, सॉरी इनमें से सभी। तो सीपीयू के जो एएलयू होते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में आपका रजिस्टर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डिस्क यूनिट, मॉडम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। गणना बोले तो कैलकुलेशन, तुलना कंपैरिजन, यानी जहाँ भी हमें कैलकुलेशन और कंपैरिजन की बात आएगी वहाँ पे हम एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज करेंगे। यानी सीपीयू का जो पार्ट होता है एएलयू थर्ड पार्ट, इसका यूज होता है कैलकुलेशन और कंपैरिजन के लिए। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। हमने आपको बताया डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। पहले आप ये समझ लीजिए, जब हम यानी जब यूजर जो डेटा कंप्यूटर को देता है, यानी वो अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं डेटा, यानी रॉ फैक्ट को हम डेटा बोलते हैं। और जब ये प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट निकल के हमारे पास आता है, यानी कि जो आउटपुट होता है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। यानी प्रोसेस से पहले के डेटा रॉ फैक्ट को हम बोलते हैं डेटा, और प्रोसेसिंग के बाद के प्रोसेसिंग के पहले के रॉ फैक्ट को हम डेटा बोलते हैं, और प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास फैक्ट निकल के आता है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो ये किसके माध्यम से होगा? प्रोसेसर के माध्यम से होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। 23। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, आपको बता ही दिया, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। तो इसमें देखते हैं कौन सा टी का ऑप्शन बैठ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, एएलयू कंट्रोल यूनिट रैम, बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, तो सी कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो बोर्ड के द्वारा जो माना गया है अधिकांश एग्जामों में, वो माना गया ऑप्शन नंबर बी, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
सीपीयू और इनपुट आउट के बीच सिग्नलों के मोमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इज राइट ऑप्शन, कंट्रोल यूनिट। आपको बता दें सीपीयू के 3 पार्ट, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। कंट्रोल यूनिट नियंत्रण का काम करता है, मेमोरी डाटा स्वैप का काम करता है, और एएलयू कैलकुलेशन और कंपैरिजन का काम करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, यानी सीपीयू का काम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, सीपीयू का मुख्य काम है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। डेटा का प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि कंप्यूटर टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है। ऑप्शन जो ए है डाटा को प्रोसेस भी करता है, सी जो है इनपुट को स्वीकार करता है, डेटा को स्टोर भी करता है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करने का काम कंप्यूटर का ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। परिचालन संपन्न होता है, ये परिचालन का जो सिस्टम है, प्रोसेसिंग है, वो कहाँ पे संपन्न होता है? एल्गोरिदम, अर्थमेटिक, आस्की, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो अर्थमेटिक है ये राइट है, यानी अर्थमेटिक के अंतर्गत परिचालन संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? प्रोसेसिंग का सारा सिस्टम अगर देखा जाए तो सीपीयू के द्वारा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू, रैम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है, क्वेश्चन बस घुमा के पूछा अधिकांश प्रोसेसिंग। सीधी सी बात, प्रोसेसिंग का सिस्टम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सीपीयू के द्वारा ही होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंप्यूटिंग, आउटपुटिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग। यानी फ्रेंड्स ये आपको समझाने का काम नहीं करेगा। अंडरस्टैंडिंग मतलब ना तो अपने खुद समझने का काम करेगा ना समझाने का काम करेगा। तो उसका काम क्या है, आपने कोई डाटा देखा, दिया, उसको इनपुट किया, तो आपको उसमें सिस्टम होता है कि वो आपको आउटपुट दे देगा, लेकिन वो समझाने का काम नहीं करता कभी, या समझने का काम नहीं करता। अंडरस्टैंडिंग का काम है, खुद समझने का काम नहीं करता कंप्यूटर। तो अब प्रोसेसिंग ऑप्शन ये दिया है आपका, प्रोसेसिंग करता है बिल्कुल, इंप्यूटिंग करता है यानी इनपुट को लेता ही लेता है, आउटपुट भी देता है, और अंडरस्टैंडिंग काम खुद समझने का नहीं करता है। तो बस इतना एक क्वेश्चन आपके लिए 30 क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी जेईई 2018 के एग्जाम आप व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपका क्वेश्चन जो हम आप बेसिक से स्टार्ट किए हैं और हाई लेवल तक आपके क्वेश्चन को ले जाएंगे। पर डे 30 क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके सिलेबस में कंप्यूटर 30 क्वेश्चन आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ये 30 क्वेश्चन आपको पर डे प्रोवाइड करवा रहे हैं और इसी तरह से प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।